गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ हम अब डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो आपने पीछे गेल्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग गैसेज ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो जो गैस है आपकी वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करती है, बाय वॉल्यूम कंबाइन करती है, वो फ्रैक्शन में आपकी कंबाइन नहीं करती कंप्लीट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम है, तो आपको 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक की गैस के मिले आपको। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी क्या बोलती है, जो आपके एटम है वो कंबाइन होते हैं या एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एलिमेंट कंबाइन होकर आपको क्या देते हैं, कंपाउंड देते हैं, वो आपके फिक्स रेशियो में रहता है। तो नेक्स्ट इसमें एक रिलेशन दिया जो बर्जेलियस हाइपोथेसिस थी, उसके अकॉर्डिंग आपका वॉल्यूम ऑफ गैस और नंबर ऑफ एटम के इन बिटवीन एक रिलेशनशिप है। उसमें क्या बोला गया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस मीन्स डिफरेंट गैसेज आप ले सकते हो। इक्वल वॉल्यूम है, मान लो 1 लीटर आपके पास नाइट्रोजन है, 1 लीटर आपके पास ऑक्सीजन है, तो दोनों डिफरेंट गैस है बट वॉल्यूम क्या है, बहुत के इक्वल है। तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे अंडर सिमिलर कंडीशन। बट वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस के लिए आपको आपने इक्वल रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो या प्रेशर बढ़ाते हो तो बोथ केस में आपकी वॉल्यूम आपकी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इसमें एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है आपकी, कंबाइन होकर आपको हाइड्रोक्लोराइड गैस देती है। तो 1 वॉल्यूम आपकी हाइड्रोजन की कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब देखो आपने अभी ब्रिजेलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम है तो यहाँ भी 1 वॉल्यूम है, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे इसमें अगर n एटम हमने एज्यूम किया है तो इसमें भी क्या रहेंगे, आपके n एटम ही रहेंगे। और आपको यहाँ पे कितने मिले, 2n कंपाउंड एटम आपको मिले हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती, मान लो आपको 1 कंपाउंड एटम रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 1/2 एटम, 1/2 एटम और 1 कंपाउंड एटम। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपने पीछे पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और आपने ये भी पढ़ा था एटम आपका इंडिविजुअल है, मीन्स इनडिस्ट्रिकेबल है। इंडिविजुअल है तो एटम आपका हाफ एटम कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटम आपका हमेशा क्या करेगा, कंप्लीट एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को किसने दूर किया, इसको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मैटर है आपका, आपने अभी पीछे पढ़ा था, मैटर में या तो आपके एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एटम मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एटम आपके इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करेगा। जैसे आप नाइट्रोजन के लेते हो तो नाइट्रोजन का एटम आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन है मान लो गैस आपके पास, वो भी आपका क्या है, F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट आपने आयरन है, लेड है, निकिल है, कोबाल्ट है, सोडियम है, पोटासियम है, ये आपके कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। बट मॉलिक्यूल्स हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स हमेशा आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एवोगाड्रो लॉ या फिर इसको एवोगाड्रो प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। उसने सेम ही बोला है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज या डिफरेंट गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, एटम के इन प्लेस आप क्या रख दिया, मॉलिक्यूल्स बोल दिया। तो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे इक्वल रहेंगे, एटम की बजाय क्या रहेंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें वही एग्जांपल दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपको 2HCl, तो इसके भी n मॉलिक्यूल्स थे, इसमें भी n मॉलिक्यूल, बिकॉज इसकी भी 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के मिले। अब आप फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायर्ड क्या था, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस आपको रिक्वायर्ड था। तो उस कंडीशन में इसको 2n से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 मॉलिक्यूल्स, 1/2 मॉलिक्यूल्स। अब 1/2 मॉलिक्यूल्स आपका एग्जिस्ट कर सकता है, हाफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम आपके ये नहीं है कि आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सो ऑन, वो डिपेंड करता है आपका एटम पे, एलिमेंट पे।
तो इसमें आपका 1/2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, बट 1/2 आपका एटम, हाफ एटम आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन, जो वॉल्यूम है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी कैपिटल एन के, और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही ज़्यादा आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। तो एवोगाड्रो जो हाइपोथेसिस है या एवोगाड्रो लॉज है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो पीछे वाली जो प्रॉब्लम आई थी कि अगर आपको वन कंपाउंड आपको अगर रिक्वायर्ड है, 1 एटम ऑफ कंपाउंड अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन में हाफ एटम लेने पड़ेंगे, जो कि आपके एग्जिस्ट नहीं कर सकते हाफ जो एटम्स हैं। तो इसके इन प्लेस उसने क्या रिप्लेस कर दिया, मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ। तो इन दी कैलकुलेशन ऑफ एटमोसिटी, एटमोसिटी मीन्स क्या होता है कि कितने एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल्स में। मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में आपके पास कितने होते हैं, 2 एटम होते हैं। नाइट्रोजन में भी 2 एटम, ओजोन में आपके पास 3 एटम। तो सो आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने प्रेजेंट है। ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज। तो कोई भी आपका मान लो एलिमेंट है, तो उसका आपने एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल्स है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो जब स्टार्टिंग में जब स्टडी स्टार्ट की, जब रिसर्च स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे इतनी एडवांस जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम किसी भी एटम का जो है वेट कैलकुलेट इजीली नहीं कर सकते थे। तो ऐसी मशीन कोई नहीं थी, तो उसके लिए हमने एक रिलेटिव एटॉमिक मास किया। तो रिलेटिव मीन्स रिलेटिव किसी के रिलेशन में, तो कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड मास। कोई एक स्टैंडर्ड मास ले लेते हैं, जैसे हम कुछ भी वेट करते हैं आजकल तो टेक्निकल मशीन से, इससे पहले कुछ हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, इसकी हेल्प से हम उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि ये 1 kg के है, या ये 2 kg है, ये 3 kg है, तो उसके विद रिस्पेक्ट हम किसी भी उसको मेज़र करते थे। तो एज इट इज़ यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, एक स्टैंडर्ड लेंगे। बट इसमें जो स्टार्टिंग में है प्रॉब्लम वो आती थी कि इंडिविजुअल एक एटम का हम मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मास कैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, एक जो इंडिविजुअल एटम को अलग करना, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो उसको हम अलग ईजिली नहीं कर सकते। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम टोटल एलिमेंट का मास निकालें और टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दें, तो भी हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी कि हम टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकें किसी भी एलिमेंट्स में, तो वो दोनों ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बेस पे एक रिलेटिव एटॉमिक मास आपकी टर्म आई, जो कंपेयर किया विद रिस्पेक्ट टू ए स्टैंडर्ड मास। तो उसमें हाइड्रोजन को लिया सबसे पहले, और उसमें जो आपका एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, डिफरेंट गैस है, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ उसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। तो मान लो कोई भी डिफरेंट गैस ले ली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहेंगे आपके, वो सेम रहेंगे। तो उस बेस से उसका रेशियो कैलकुलेट किया गया, तो वो 1:16 आया। मीन्स जो आपको पता है हाइड्रोजन का जो मास है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसका 1 मास है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू वो कितना ज़्यादा हैवियर है, तो 16 टाइम ज़्यादा हैवियर है आपका कौन, ऑक्सीजन। तो उसके बेस पे जो मास है वो कैलकुलेट किया गया, तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया। अब हाइड्रोजन से कोई भी अदर एलिमेंट वो कितना ज़्यादा हैवियर है, वही उसका क्या था, मास था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इज द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स है एन एटम और ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मास से कितना ज़्यादा हैवियर है, वही उसका क्या रहेगा, मास रहेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया। तो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, तो वो आपका फर्स्ट थिंग तो क्या है, मेड मैनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड आपके वो ऑक्सीजन से बने होते हैं, और ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, इसमें जो डाटा था वो फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में डाटा वो वेरी कर रहा था। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया 1961 में, उसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड के बेस पे हम किसी भी एलिमेंट का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम हमारी जो प्रॉपर डेफिनेशन आती है वो किसकी आती है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन आती है। एटॉमिक मास इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक बोला है ना, तो एटम का ही निकालना है हमने। इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज C
12 मीन्स कार्बन का जो 12 आइसोटोप था, जिसमें आपका जो मास था कार्बन का वो जिसमें 12 था, उसको हमने स्टैंडर्ड लिया, उसके बिहाफ पे कंपेयर किया गया किसका, जिस एटम का हमने मास कैलकुलेट करना है। तो एवरेज रिलेटिव मास एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज कार्बन 12। जो पीछे हमने मास कैलकुलेट किया है वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास आया है, वो आपका जो एक्चुअल मास ऑफ एटम आपका कैलकुलेट नहीं हुआ है। अगर एक्चुअल मास आपने कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, जो भी एटम है उसका मास डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, इसको AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपकी क्या रहती है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हाइड्रोजन के मास, एटम का मास कितना है आपका, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर आपने एक्चुअल मास निकालना है, ये रिलेटिव मास था आपका, अगर आपने एक्चुअल निकालना है तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 1 AMU से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 1.67 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻24, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो नियरली इक्वल आपके किसके हैं, तो हम इसको 1 लेते हैं क्योंकि नेगलेक्ट कर देते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कैलकुलेट एटॉमिक मास, उसको हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट टू कैलकुलेट एटॉमिक मास इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो अगर हमने आइसोटोप का मास निकालना है, आइसोटोप डिफरेंट एलिमेंट है आपके पास, जो डिफरेंट एटम्स हैं वो आपके आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन के आपके पास कितने आइसोटोप्स थे, 3 थे। ऐसे कार्बन के भी आपके पास 2 है, क्लोरीन के आपके पास 2 है। तो जो मास है वो इनका कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट थिंग तो आइसोटोप आपके क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देख लो, मान लो क्लोरीन का है, एक 35 है और एक क्लोरीन 37 है, बट दोनों में जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका 17, इक्वल है। अब रेशो दिया हुआ है, ये 3:1 मीन्स ये 3 टाइम है और ये 1 टाइम इसमें एग्जिस्ट करेगा। एवरेज एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, m इंटू ए प्लस m इंटू बी डिवाइड बाई m प्लस n। m आपका रेशियो है फर्स्ट आइसोटोप का, जो कि आपको 3 दिया हुआ है। a आपका एटॉमिक मास है फर्स्ट आइसोटोप का, जो एटॉमिक मास है 37 आपको, सॉरी 35 आपको गिवन है। n आपका है रेशियो ऑफ सेकंड आइसोटोप, b आपका एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। तो फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आया, 35.5 यूनिट। जो एक्चुअल आपका क्लोरीन का मास हम किसी भी कहीं पे भी कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ पे क्या लेंगे हम 35.5। तो वो एक एवरेज निकाला जाता है वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट आता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। जो भी आपका मास है उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास जो यूनिट है वो अगर ग्राम अप्लाई करेंगे, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास। मान लो हाइड्रोजन का आपने भी कैलकुलेट किया था 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसको अगर आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते तो ये क्या हो जाता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। अब 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होता है, 16 ग्राम होते हैं, और 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे, 16 इंटू 10 160 ग्राम। अब मान लो 1 डजन जो बनाना है उसमें कितने टोटल बनाना होते हैं आपके, 12 बनाना होते हैं। अब मान लो 10 डजन में कितने बनाना होंगे, तो 12 इंटू 10 हो जाएगा। तो वही सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी आपकी। नेक्स्ट है आपका मोलिकुलर मास। मॉलिक्यूल्स का मास, सिंपल सी बात है, आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया है, और भी बहुत सारे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका जो मास होता है वो आपका क्या होता है, मॉलिकुलर मास होता है। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 मीन्स कार्बन 12 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा हैवियर है वो, तो वो उसका क्या होगा, मॉलिकुलर मास। जो एवरेज मास होगा मॉलिक्यूल्स का, जो उसमें मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे, वो हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल्स है आपका,
तो इसमें हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अप्लाई करेंगे तो 2 है टोटल, तो 2 × 1 + 16 तो टोटल 18 यूनिट हो जाएगा। अगर आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। H2SO4 है आपके पास। नेक्स्ट हाइड्रोजन का आपको पता है 1 है, तो टोटल 2 से मल्टीप्लाई। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 होता है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 98 यूनिट या फिर 90 ग्राम, अगर ग्राम एटॉमिक मास है। 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितने होंगे आपके? 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम होंगे, तो 20 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे? 20 × 18 360 ग्राम्स। तो ये था आपका किसका डिस्कशन, एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। तो एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले कोई भी ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं थी कि जिसकी हेल्प से हम इसको मेजर कर सकें। और सेकंड थिंग प्रॉब्लम क्या आती थी, एक एटम का अगर आपने मास कैलकुलेट करना है तो एक एटम को आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बिकॉज वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है साइज उसका। सेकंड थिंग, अगर हम एलिमेंट के मास से टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करें तो उस टाइम पे भी ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं थी कि जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम को काउंट कर सकें। तो वहाँ उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, जो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है उसकी हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट किया। उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट गैस है अगर उसकी वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। तो डिफरेंट गैस को लिया तो उसका रेशियो बाय मास कैलकुलेट किया। मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिया स्टार्टिंग में, तो 1:16 आया, मीन्स हाइड्रोजन से 16 टाइम हैवियर है कौन? ऑक्सीजन। तो मास है वो कितना आया उसका? 16 यूनिट आपका मास कैलकुलेट किया ऑक्सीजन का। तो वहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट किया, तो किसी के रिलेशन में किसी एटम को लिया, उसके जो रिलेटिव हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, उसके विद रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा हैवियर है। फिर हाइड्रोजन लाइटर एलिमेंट था तो कुछ प्रॉब्लम आई, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन को लिया, बट ऑक्सीजन में भी कुछ फ्रैक्शनल डाटा आपको शो हो रहा था। एटलीस्ट 1961 में आपने किसको लिया? कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड लिया, उसके विद रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। तो एवरेज मास हम किसी भी एटम का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपने एक्चुअल मास निकालना है तो एक आपका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मीन्स 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो वो आप वैल्यू पुट करके इजीली किसी भी एटम का जो है एक्चुअल मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इजी सा था कंसेप्ट, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जो आपने कुछ डिस्कस किया था 9th क्लास में। अब उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।